हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, ओके, एंड सीरीज रिएक्शंस। जनरली आप जैसे देखते हैं ए गिव्स बी और काइनेटिक स्टडी कर ली, लेकिन ए भी हो सकता है ए गिव्स बी बट बी फर्दर डिकम्पोज हो जाए, सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलने लगे तो क्या होगा, या ए गिव्स बी की बजाय ए बी और सी एक साथ, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप पढ़ते हो एक मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, एक माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, उस समय काइनेटिक स्टडी कैसे होती है, या रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो काइनेटिक स्टडी कैसे होती है, ये कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड केसेस आज हम देखेंगे। तो लिखिए हेडिंग, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आप सभी जानते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको मालूम है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। जैसे मान लीजिए ए गिव्स बी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ रिएक्शन ले रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन एलिमेंट्री हैं। लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर इट, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे फिर तो हमें आरडीएस में जाना पड़ेगा, वहां जाके स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड ही रखें, आपके लेवल पे जितनी रिक्वायरमेंट है ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर एलिमेंट्री। कम से कम हम ऑर्डर तो बता पाएंगे। तो ए गिव्स बी, मान लीजिए रिएक्शन है रिवर्सिबल, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसे आप क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय अ फर्स्ट अनदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अनदर या अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अपोज कर रही है। ये ए से बी जाने में फर्स्ट ऑर्डर है तो बी से ए आने में भी फर्स्ट ऑर्डर है। अपोज करने का मतलब रिवर्सिबल है ना, अगर रिवर्सिबल नहीं होता तो बी बनता था, लेकिन बी की यील्ड को ड्रॉप करेगा ना रिवर्स होने की वजह से। मान लीजिए ये रिएक्शन है 2a गिव्स बी, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, अगर एलिमेंट्री है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, तो इसे ब्रैकेट में लिखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और देख लेते हैं, इफ a गिव्स 2b, a गिव्स 2b फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इसके ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और कई केसेस बन सकते हैं, हम इस पे स्टडी करेंगे फर्स्ट पे जो सिंप्लीफाइड है। a प्लस बी गिव्स, मान लीजिए c प्लस डी, और ये सपोज एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझिए, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन अपोज करने लगती है, तो हम कहते हैं कि एक रिएक्शन जो है दूसरे रिएक्शन से अपोज हो रही है, मतलब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर इज अपोज्ड बाय फर्स्ट, फर्स्ट इज अपोज्ड बाय सेकंड, सेकंड इज अपोज्ड बाय सेकंड, प्रोवाइडेड एलिमेंट्री हो। इसलिए हमने पहले ही कंसीडर करके टेंशन खत्म कर ली है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मीनिंग है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसकी हमें काइनेटिक स्टडी करनी है, ठीक है। अब इसकी जब आप काइनेटिक स्टडी करोगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको देखने होंगे। जैसे देखिए, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इंटीग्रेशन मेथड से आप लोग कई एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हो। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कैन प्रोसीड फॉर द डेरिवेशन, बट अल्टीमेटली आई विल रिकमेंड यू कि फाइनल फॉर्मूले आपको याद हो, कि क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं वहाँ बैठ के डिराइव कर रहे हैं, हम सिखा मैं सब रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें बोर्ड सिलेबस में नहीं होती, ये स्पेशली जेईई एडवांस्ड के लिए है, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्पेशली जेईई एडवांस्ड के लिए, बस ये ध्यान रखिए, ओके। तो मान लीजिए अब हम इसकी थोड़ा स्टडी करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ये तो मैंने मीनिंग समझाया। मान लीजिए हमारी रिएक्शन है a गिव्स b, और ये है फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, ठीक है बेटा। तो सपोज t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली लेट a मोल इसके हैं, ये 0 होगा। t इक्वल टू t, आफ्टर सम टाइम सपोज इसका x मोल कन्वर्ट हो गया b में, तो ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। और रिवर्सिबल है इसलिए ये भी तय है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a माइनस एक्स ई, मतलब एक्स ई
इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट डिके हो गया ए का, तो ये बन जाएगा एक्सी। ध्यान रखिएगा ए माइनस एक्सी कांस्टेंट रहेगा, क्यों? बैकवर्ड रिएक्शन भी साथ में चल रही, पहले की बात अलग थी, ठीक है। ए माइनस एक्स वेरिएबल है क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, यहाँ ए माइनस एक्स ही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जानते ही हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छी बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की टर्म में आ जाएगा अपना dx by dt, आ जाएगा कि नहीं? dx by dt इक्वल टू RF, लॉ ऑफ मास एक्शन से RF क्या होगा? kf, kf कह सकते हो जी हाँ बिल्कुल kf, और ये क्या आ जाएगा बेटा? ये डिपेंड करेगा A पे माइनस KB B, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है ना। तो ये यहां से अब आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं और इसको फिर इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, राइट? गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिजल्टेंट रेट क्या हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction and resultant rate यानी rate of reaction equal to क्या था वो? dx by dt। ये जीरो हो जाएगा कि नहीं बताओ? रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ आ जाएगी इक्वेशन जीरो इक्वल टू kf कंसंट्रेशन ऑफ A। अब कंसंट्रेशन ऑफ A जो है आप वो A माइनस एक्स पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम पे पुट करोगे तो बेटर है कि हम A को अब यहां से A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है ना हमारे पास, A माइनस एक्स ई, ठीक है। और ये फॉरवर्ड हो गया माइनस के बी, और वो क्या होगा? एक्स ई। तो यहां से देयरफॉर के एफ ए माइनस एक्स ई इक्वल टू के बी एक्स ई। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करो बेटा अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये अगर के एफ का अंदर इंटू कर दें तो के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इक्वल टू, अच्छा आपको मालूम है के एफ बाई के बी के सी होता है, तो यहां से के एफ बाई के बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करा दूं इसको, रुको, यहाँ चाहे तो साइड में लिख लेना, यहीं पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो के एफ बाई के बी। के एफ बाई के बी क्या होता है बेटा? के सी होता है कि नहीं? के एफ बाई के बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, और ये क्या आएगा बताओ? एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई। तो हो सकता है काइनेटिक्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले आपसे, तो बस आपको इक्विलिब्रियम पे मोल पता होने चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हैं, आई मीन एक्स ई कितने हैं, इनिशियल मोल तो देगा ही, तो उससे आप लोग डेटा फाइंड आराम से कर सकते हो। नोट कर लो, इफ आ जाए पेपर में तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना नोट कीजिए। और अब मैं इस स्टेप को इधर ला रहा हूं, ठीक है ना, ये नोट कर लो उसको। अब यहां से के एफ का अगर अंदर इंटू किया तो आ जाएगा के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इक्वल टू के बी एक्स ई, ठीक है। और आप कह सकते हो के एफ ए इक्वल टू के बी एक्स ई, ठीक है, के बी एक्स ई प्लस के एफ एक्स ई। और सिंप्लीफाइड कर लो, के एफ ए इक्वल टू के एफ प्लस के बी कॉमन आ जाएगा एक्स ई। ये रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्लस कर। अब आपको क्या करना है सुनिए, अब इसको और फॉर्मेट करके और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करके फिर आपको इक्वेशन अपनी डिराइव कर लेनी है फाइनल। आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो बेटा। सॉल्व करने के बाद फाइनल में आई विल रिकमेंड यू कि फाइनल फॉर्मूला आप लोग याद रखें, और फाइनल फॉर्मूला इजी है ना, dx by dt लाके कहाँ गया, dx by dt को फिर इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, नाउ मैं स्टेप्स यहाँ से छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफी लेंथी डेरिवेशन हो जाएगी। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, तो इंटीग्रेट करके, जैसे फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का क्या आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या आता है बताओ? तो देयरफॉर के एफ प्लस के बी, के एफ प्लस के बी इक्वल टू, मैथ्स स्टूडेंट्स कैन ट्राई आगे बढ़ के और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे।
तो KF प्लस KB वैसे हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है 1/T, ठीक है 1/T ln क्या आता है A/A-x, बट यहाँ आएगा आपका A/A-x की जगह आपका कंसंट्रेशन ये Xc है ना, तो Xc का जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है वो रहेगा Xc, ये आ जाएगा Xc/Xe-x, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, नोट कर लीजिए KF प्लस KB इक्वल टू 1/T ln Xc अपॉन, सिंपल है बेटा A/A-x था, A/A-x, तो इक्विलिब्रियम पे वो Xc हो गया और Xc-x, सिंपल, ठीक है। और K इक्वल टू था तो KF प्लस KB हो गया, क्योंकि दोनों चले तो रिएक्शन को पूरा डेरिवेशन से अच्छा है कि जो फाइनल इक्वेशन है उसे हम याद रखें। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक ग्राफ पूछ सकता है, वो ग्राफ भी आप आराम से बना लोगे। किससे पूछेगा ln Xc-x, Xe-x और T का ग्राफ, जैसे वहां किस में निकालते हो ln A-x और T का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होती है, स्लोप बोलो -k/2.303 होता है, तो ये होगा -KF प्लस KB, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन ही है, बस आपका जो डायरेक्ट अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन थी तो ये आता था k -k/2.303, और यहाँ इंटरसेप्ट से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये जो है ये ln Xc की वैल्यू है, ln Xc। अगर बेस 10 पे ग्राफ प्लॉट करोगे, इसको स्ट्रेट लाइन पे फॉर्मेट कर लो यार, कई बार देख चुके हो, log बेस 10 Xe-x और यहाँ T का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगेन स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, स्लोप इक्वल टू -KF प्लस KB बाय 2.303, वहां क्या आता था -k/2.303, तो इसको याद रखना, उतना कठिन तो नहीं है, ठीक है, उतना तो टफ नहीं है। और यहाँ इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, अब यहाँ ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी log बेस 10 Xc। तो कई बार ग्राफिकल डेटा देके पूछ लेगा, बोल देगा स्लोप इतना है, तो बोलो KF प्लस KB क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशंस थोड़ी सी मैंने शॉर्ट कर दी है, अदरवाइज हम इसको और स्टेप बढ़ाते और इंटीग्रेट करते, जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेट करके निकाला था K इक्वल टू 1/T ln A/A-x, सेम वे में निकलेगा। तो जहां तक रिक्वायर्ड था मैंने बता दिया, और उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा दिया, बहुत सारी डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपका रिवर्सिबल हो गया बेटा, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये हमने वो एग्जांपल पढ़ा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अपोज्ड बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सोचो फर्स्ट को सेकंड अपोज करे तो इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि नहीं, और फिर फर्स्ट ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर अगर अपोज करेगा तो आप सोचो फिर दो रिएक्शन एक ही में आएंगे, फिर आज सबके जाएंगे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन करना ही क्या है, इक्वेशन फॉर्मेट करके इंटीग्रेट करके रेट कांस्टेंट ही तो निकालना है, तो इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है। चलिए, अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट केस है पैरेलल रिएक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये इस पे क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पैरेलल रिएक्शन का क्या मीनिंग है कि साइमल्टेनियसली एक कंपाउंड पैरेलली दो जगह डिकम्पोज हो रहा है। अब इसको अच्छे से समझ लो पहले, फिर जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं मैं बता दूंगा। फॉर्मूले आई विल रिकमेंड कि इस केस के फॉर्मूले आप याद रखें, इन केस एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ तो हम वहां डिराइव नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम इंटीग्रेट करने के फॉर्मेट करके, तो ठीक है ना। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो छोटे छोटे हैं, यहाँ तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो रहा है, तो फाइनल फॉर्मूले को बेटा याद रख लीजिए, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, देखो, इफ सेम कंपाउंड या एक ही रिएक्शन से दो प्रोडक्ट बन जाए, तीन प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए गैस है, ये डीके हो रहा है बी गैस में, और साथ ही साथ सी गैस में भी डीके हो रहा है। ए गैस जो है वो बी गैस और सी गैस में डीके हो रहा है। बी गैस में जब डीके हो रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट है K1, और सी गैस में जब डीके हो रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट है K2। मीनिंग समझ लो, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। अब सपोज दैट
t इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल मोल 1 है, तो t इक्वल टू t पे क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए a का x मोल इस रूट पे जा रहा है, तो पता नहीं ना कितना मोल b में जाएगा कितना c में, और y मोल इस रूट पे जा रहा है c रूट पे, तो आफ्टर टाइम t a बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, क्या कहते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा कि नहीं, b कितना बनेगा x और c कितना बनेगा y मोल, और कौन ज्यादा बनेगा वो डिपेंड करेगा k1 ज्यादा है कि k2 ज्यादा है, ठीक है। अच्छा एट t इक्वल टू t इंफिनिटी, मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो एंड ऑफ द रिएक्शन पे बेटा ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या, ये तो ये बन जाएंगे दोनों, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस एक्स माइनस वाई यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, ऑब्वियसली 1 मोल जब ये लेके चले थे, लॉ ऑफ मास एक्शन से भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी देखोगे, तो अगर 10 ग्राम ये रखे तो मास तो कंजर्व रहता है ना, तो x प्लस वाई 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए अब जरा, इसमें आपको देखना है कि b कितना बनेगा, c कितना, या पहले मीनिंग समझा देता हूं आपको अच्छे से, पहले ये पैरेलल रिएक्शन की मीनिंग समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे कि a और b कितना कितना बनेगा, ठीक है बेटा। तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद फिर आएंगे दूसरे केस पे, ठीक है। एग्जाम्पल 2, खूब सारे एग्जाम्पल सीख लो पहले, पैरेलल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। मान लो a गैस है, ये आपका गया, अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा b कितना बनेगा, c कितना बनेगा, ठीक है, कितना, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में कहते हैं ना ये मेजर है माइनर है, तो वैसे प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं। a मान लो डिकम्पोज होकर b गैस, c गैस और d गैस, 3 प्रोडक्ट बना रहा है। इनिशियल मोल t इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल मोल 1 है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन का k1 है, इसका k2 है, इसका k3 है। मान लो इसमें x मोल चलेगा, इसमें y मोल चलेगा, इसमें z मोल चलेंगे, तो t इक्वल टू t पे क्या होगा बताओ, ये बचेगा t इक्वल टू t पे क्या होगा बेटा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऑब्वियस, तो सॉरी 1, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल हो जाएगा यार। 1 मोल लेके चलोगे तो एंड में आपका पूरा रिएक्टेंट खत्म, तो अगर पूरा रिएक्टेंट खत्म तो एक्स वाई जो बनेगा तो उतना ही ना जो डिकम्पोज हो रहा है उससे, कोई और थोड़ी ना उसमें कंबाइन हो रहा है। चलिए ये एग्जांपल आपने समझ लिया, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मजा आएगा आपको। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, देखना। ए गिव्स, ये दो तो आसान थे, है ना। ए गिव्स, जब पेपर टफ करना हो, इजी देना होता है तो ये सेट आता है, और टफ करना होता है तो ये सेट आ जाता है। मान लो ए गिव्स 2b एंड c, ए गैस गिव्स 2b गैस एंड c गैस, इसका रेट कांस्टेंट k1 है और इसका रेट कांस्टेंट k2 है। ध्यान से देखिएगा बेटा आप, अब थोड़ा सा ट्रिकी। सपोज यहाँ पे अगर x मोल a का गया इस रिएक्शन में, तो 2b के कितने बनेंगे, 2x मोल बनेगा कि नहीं, बोलो भाई। 1 से 2 बन रहा है तो x से 2x बनेगा, और अगर इस चेन में y गया तो ये y मोल बन जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे इसका मान लीजिए 1 मोल था, 1 b और c 0 0, t इक्वल टू t पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, 1 माइनस 2x नहीं करेंगे, x मोल जाएगा तो 2 मोल बने, 2y मोल, अरे यार नहीं समझ रहे हो, देखो a gives 2b plus c, तो 1 0 0, 1 माइनस एक्स 2x x, ये बेटा कहानी आसान है, क्यों भाई, काफी आसान है। तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई बना बेटा। अच्छा अब इंटरेस्टिंग होगा, ये तो ठीक है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये बात तो सही है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन दिस इज ट्रू, एट द एंड ऑफ रिएक्शन t इक्वल टू इंफिनिटी, ये जो है पार्ट 1 माइनस एक्स माइनस वाई 0 हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना आप, ये 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व करके आपका x प्लस वाई 1 आएगा, लेकिन x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई जो है आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो तो सही है।
लेकिन टोटल मोल बन कितने रहे हैं बेटा, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, टोटल मोल्स अगर आपको निकालने को कहा जाए, देखना टोटल मोल्स आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी ध्यान देना, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी तो बचा हुआ है आफ्टर टाइम टी, प्लस 2x प्लस वाई, तो ये कितना बचा देखो, ये बचेगा 1 प्लस कितना आएगा 1 प्लस एक्स। देखो ध्यान से, टोटल मोल्स आफ्टर टाइम टी कितना आएगा, ऐड करके देखो 1 प्लस एक्स, ठीक है कि नहीं। और टोटल मोल्स अगर आपसे निकलवाया जाए, टोटल मोल्स आफ्टर T इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये पार्ट तो खत्म, ये बचेगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई है ना, ये बचेगा आपका 2x प्लस वाई हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, एंड ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे टोटल मोल लास्ट में क्या बचेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, वो ऑब्वियसली 1 होगा, लेकिन ध्यान रखना अब ये 2x प्लस वाई 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट चेंज है, इट विल बी ग्रेटर देन 1 मोल से, आपको समझ में आ रहा है ना, x से ये 2x बना था, तो अभी तक ठीक था इन केसेस में कि x प्लस वाई 1 आ गया इन्फिनिटी पे, या x प्लस वाई प्लस जेड 1 आ गया, लेकिन यहाँ टोटल मोल जो इन्फिनिटी पे हैं वो जो है आपके, अगर कोएफिशिएंट चेंज हुआ तो आपका अमाउंट जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज्यादा बनने लगेगा। नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो बेटा, समझ गए। आई होप आपको पैरेलल रिएक्शन, अभी और रुको, आपको यील्ड वगैरह सब समझाता हूँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ए गैस गिव्स 2b गैस और 3c गैस, फिर चेंज होगा है ना, ये रेट कांस्टेंट K1 है, चलिए ठीक है। यहाँ मान लीजिए x मोल इधर जा रहा है, y मोल इधर जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन एक्चुअली ये है, A गैस गिव्स 2b गैस प्लस 3c गैस, ध्यान दीजिएगा है ना, T इक्वल टू 0 पे, बट ये इस तरीके से एक साथ डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिख देते हैं तो रेट कांस्टेंट सिंगल आ जाता है K1, बट टेक्निकली ये आपका ये K1 है, ये K2 है, तो ये जस्ट समझने के लिए वैसे इस तरीके से लिखना गलत है, हटा ही देते हैं यार, है ना। ये T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल है, तो ये तो प्रोडक्ट्स तो बनेंगे नहीं, तो T इक्वल टू T पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें x गया और इसमें y गया, और प्रोडक्ट कितने बनेंगे बोलो, प्रोडक्ट कितने बनेंगे 2x प्लस 3y बनेगा कि नहीं बोलो, 2b कितना बनेगा 2x है ना, और ये कितना बनेगा 3y। जब ये कोएफिशिएंट आ जाते हैं ना, तो आपकी वो नॉर्मल थ्योरी काम नहीं करती है, कौन सी, कि यहाँ पे लाके आपने x प्लस वाई इक्वल टू 1 कर दिया, ये ग्रेटर देन 1, ये ठीक है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, लेकिन जब ये 2x प्लस 3y होगा फाइनल, तो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि मोल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई, ये तो ठीक है x प्लस वाई तो 1 ही आएगा, लेकिन जो 2x प्लस 3y है उसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आएगी, 2x प्लस 3y की वैल्यू, ये टोटल मोल्स हैं आफ्टर t इंफिनिटी, और टोटल मोल्स एट t इक्वल टू t, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपसे यहाँ कोई पूछ ले टोटल मोल्स एट t इक्वल टू t पूछा जाए, तो ये सब ऐड कर दो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3y, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 2y बचेगी। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है बेटा, आपसे पूछ सकता है कि t इंफिनिटी पे मोल्स कितने होंगे, आंसर 2x प्लस 3y, t इक्वल टू t पे मोल्स कितने होंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2, बस उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर मीनिंग आ गया है तो फिर बेटा इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, नोट कर लीजिए सॉरी, नोट करो, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एक और केस देख लेते हैं, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, मोल्स बढ़ा रहे थे, मान लो 2a गैस गिव्स
बी गैस प्लस सी गैस। अब देखिएगा T इक्वल टू 0 पे मान लीजिए 1 मोल था, ध्यान से देखना 1 मोल, इधर x मोल जा रहे हैं, x मोल, और इधर y मोल जा रहे हैं, तो 2 से 1 बनता है, 2 से 1, तो 2 से 1 बनता है तो x से कितना बनेगा, ये x/2 बनेगा, क्या कहते हैं, और ये बनेगा y/2। ये समझ में आया कि 2 मोल से अगर 1 मोल बनता है तो 1 से 1/2 बनेगा, तो x से x/2 बनेगा। देखो अब मोल्स घट रहे हैं, आप 2 मोल लेके चले थे और ये x/2 और y/2 मोल बन रहा है, पहले मोल्स बढ़ रहे थे इसलिए ग्रेटर देन 1 आया, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 आ जाएगी। कैसे, देखो T इक्वल टू T पे क्या होगा बोलो, ये 1 माइनस x माइनस वाई, जा तो x और y ही रहा है ना, 1 माइनस x माइनस वाई, और ये बनेंगे कितने बताओ, x/2 प्लस y/2, यही बनेंगे x/2 प्लस y/2 मोल, ये बन जाएगा इधर, ठीक है। क्लियर होगी बात। पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग समझ लीजिए बेटा, ये इसके बाद तो फिर सिंपल है फॉर्मूलेट, अगर रेट कांस्टेंट वगैरह का एक्सप्रेशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए ना पहले। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर वही 1 माइनस एक्स माइनस वाई 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और टोटल मोल्स, अब देखो टोटल मोल्स दो तरीके से निकलवाते हैं, टोटल मोल्स एट t इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे तो टोटल मोल 1 है, t इक्वल टू t पे टोटल मोल कितना आएगा बोलो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस x/2 प्लस y/2, ये देखो मोल घट रहे हैं, 1 माइनस x/2 माइनस y/2, ये वैल्यू कम आएगी कि नहीं 1 से, देख लो भैया 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बॉस, ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है, एट टाइम t। और एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, मोल्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट एंड ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई तो 0 हो जाएगा अनडाउटेबली, यानी x प्लस वाई जो है 1 आ जाएगा, लेकिन ये 0 हो गया तो एट द एंड ऑफ मोल x प्लस 2, टोटल मोल्स अगर निकलवाया जाए x प्लस 2 बाय y/2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये वैल्यू 1 से कम आएगी, x/2, ये वैल्यू 1 से, जब न्यूमेरिकल डेटा देगा ना सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। ऑल्सो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये तो हमेशा ही रहेगा, हर कंडीशन में यही आएगा, ठीक है, नोट करिए। आई होप आपको पैरेलल रिएक्शंस का मीनिंग समझ में आ गया है ना। अभी ग्राफिकली अच्छे से बताता हूँ बेटा, चिंता मत करो, सब सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। आई डोंट थिंक कि जेईई एडवांस के अलावा इस पे कहीं क्वेश्चन अपीयर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, ये तो मुझे नहीं लगता है, बट बाकी एग्जामिनर की मर्जी, ठीक है। चलो भाई, अब हम आते हैं जरा थोड़ा सा और कुछ बातें सीखते हैं। ये तो हमने सिर्फ इतने एग्जाम्पल से मीनिंग सीखा है कि पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, और अब हम सीखने जा रहे हैं कि पैरेलल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और पैरेलल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के अलावा टी हाफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। लिखिए रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ in parallel reaction, rate constant and t half in parallel reaction, देखिए फटाफट, rate constant and t half in parallel reaction, ओके। अब देखो अगर कोई रिएक्शन है, मान लो सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, है ना, A gas is giving B gas and C gas, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट मोल वाइज तो मैंने समझा दिया, अब रेट कांस्टेंट पे आ जाते हैं। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, यानी कि dB/dt क्या होगा, dB/dt क्या होगा, कौन बताएगा, तो ये हो जाएगा बेटा K1A होगा कि नहीं, एंड आपसे पूछूं dC/dt क्या होगा, dC/dt क्या होगा, तो आप कहोगे सर K2 इंटू A, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो यहां से अगर हम नेट रेट ऑफ, यहां से अभी हमने क्या किस और उसमें लिख लिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए और बी के रिस्पेक्ट में लिख लिया है, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के उसमें लिखोगे, ये सब तो इक्वल होगा ना,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, या सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछे कोई माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्या ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा? यस, तो K1 A प्लस K2 A करेगा कि नहीं? ये कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा K1 प्लस K2 A, नोट कीजिए इसको। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है, सिंपली देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है बेटा? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बस आपका ये रेट कांस्टेंट जो है वो रिजल्टेंट आ गया K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बताता हूं, ये यहां पे लिख लेना वेयर K1 प्लस K2 इक्वल टू, देखो वेयर K1 प्लस K2 इक्वल टू रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ अबव पैरेलल रिएक्शन। अब मैं आपको इसका इंटीग्रेशन रेट लॉ बता देता हूं, माइनस डी ए बाई ए नीचे ले लीजिए इक्वल टू K1 प्लस K2 dt हो जाएगा। और अब इसको शानदार तरीके से इंटीग्रेट कर लीजिए। देखो सब फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि लेने को सेकंड थर्ड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही इंटीग्रेट कीजिए इसको। माइनस डी ए बाय ए इक्वल टू K1 प्लस K2, ये तो कांस्टेंट है, रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है dt, ए नॉट से ए टी तक लिमिट, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t की लिमिट लगा दीजिए। आई होप सॉल्व हो गया कि नहीं? आ जाएगा। अब यहां से इसका हो जाएगा, बोलिए ln ए नॉट, इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली तो कई बार डिराइव कर चुके हो, यहां से आएगा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 इक्वल टू 1 बाई टी ln ए नॉट बाय ए टी। लग रहा है फॉर्मूला वही आ गया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या था? बोलिए K इक्वल टू 1 बाई टी ln ए नॉट बाई ए टी। यहाँ आ गया K1 प्लस K2 इक्वल टू 1 बाई टी ln। तो एक साथ अगर दो तरफ स्प्लिट हो रहा है तो रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट तो K1 प्लस K2 हो जाएगा ना। बाकी कोई चेंज हो तो देखो कोई चेंज नहीं है बेटा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो पूछ सकता है, या फिर K1 प्लस K2 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे ए टी जो होगा ना बेटा, ये a माइनस एक्स नहीं होगा। यहाँ अगर x गया है, ठीक है, यहाँ अगर y गया है तो ये आपका a माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या कहते हो? आप चाहें तो अभी फिलहाल ए नॉट बाय ए टी ही लिखा रहने दीजिए, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो आफ्टर टाइम t जो था उसमें आपने देखा था इधर x इधर y गया, तो ये जो आएगा वो आएगा a माइनस एक्स माइनस वाई। भैया कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ, इसलिए मैंने मोल कैलकुलेट करना पहले सिखाए थे आपको, ठीक है। ये बेटा अगर आप ग्राफ बनाते हो ln a नॉट ए टी, सॉरी, यानी ln a माइनस एक्स माइनस वाई वर्सेस t का ग्राफ बनाते हो, ग्राफ ऐसा आएगा जिसका स्लोप आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2, और अगर बेस 10 ले लोगे तो बाय 2.303, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटरसेप्ट कितना है इसका ln, या बेस 10 लिखा है, हाँ ठीक है। अगर ln से लेते हो तो ये आएगा, अदरवाइज ln क्या आ जाएगा a नॉट, ठीक है। अगर आप बेस 10 पे ग्राफ लोगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा, माइनस बाय 2.303 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको, देखो सारे इक्वेशन घूम फिर के एक ही फॉर्मेट पे आ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन का निकाला था तो भी वो लास्ट में जाके आपका बस हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चल रहे हैं। तो इसको नोट कीजिए बेटा जरा अच्छे से। अब इसका टी हाफ निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कैसे पता करते हैं कि किस रिएक्शन में किस प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा आएगी, किसकी कम आएगी, ठीक है। चलो पहले हम टी हाफ का कैलकुलेट, ये तो हमने रेट कांस्टेंट निकालना सीख लिया, ठीक।
अब टी हाफ निकालना सिखाता हूँ। ये रेट हो टी हाफ कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। बताओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है ना, रिजल्टेंट के कितना है, k1 प्लस k2, ये तो आपने देख ही लिया। k क्या होता है, ln2 बाई टी हाफ होता है कि नहीं। नेट रिएक्शन ln2 0.693 बाई टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ 1। ये जो रिएक्शन थी A गिव्स BC, तो ये फर्स्ट का टी हाफ 1 हो गया, ये B और C में जा रहा है, इसका टी हाफ 1 है और इसका टी हाफ 2 है। ठीक है बेटा, तो यहां से आ जाएगा प्लस ln2 बाय टी हाफ 2, कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल करके 1 बाय टी हाफ, मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन का टी हाफ, जितनी भी ब्रांचेस होंगी टी हाफ 1 प्लस 1 बाय टी हाफ 2, दिस वुड बी द रिलेशन बिटवीन। इस तरीके से हम वो पूछ लेगा कि अगर ए का हाफ लाइफ पीरियड मान लीजिए 30 सेकेंड है और बी का हाफ लाइफ पीरियड, या ए टू बी में कन्वर्जन जो है, ठीक है, सॉरी ऐसे पूछेगा, अगर ए से बी में कन्वर्जन का हाफ लाइफ क्या हो 10 सेकेंड है या 10 मिनट है या 10 डेज है, और इसका कह दे कि 20 है, तो पूछेगा रिजल्टेंट रिएक्शन का हाफ लाइफ बताइए, तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो बेटा इसको। अब इसके बाद दो बातें और पूछते हैं इसमें, ठीक है, उसका तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि फिर उसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन करके उसका भी डेरिवेशन निकालना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और याद कर लेंगे। अब तक कभी आया तो नहीं है वो, पूछता क्या है पता है, जैसे हमने ये तो निकाल लिया था कि AT कितना होगा, है ना, आफ्टर टाइम T A का कंसंट्रेशन कितना होगा, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है B और C का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो लिखिए नोट, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, B आफ्टर टाइम T, टाइम T के बाद कितना बनेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नोट कीजिए बेटा। B बन किससे रहा है, K1 से बन रहा है, तो K1 इंटू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी आप लेके चले थे, अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, K1 जिससे वो A B में कन्वर्ट हो रहा है, इंटू A0 इनिशियल अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T माइनस, ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा, आप चाहें तो डेराइव भी कर सकते हैं, बहुत मैंने डेरिवेशंस बता दिए इस चैप्टर में, ठीक है, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं इफ यू विश। आसान फॉर्मूला है, K1 K2 में डाउट नहीं होना चाहिए। B कितना बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा K1 कितना है अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, और ये तो फॉर्मेट आपको पता ही है, ऐसे ही लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T, देखो कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T, ये कैसे निकलेगा, देखो C का कंसंट्रेशन अगर आफ्टर टाइम T निकालना हो तो C बन किससे रहा है बताओ, K2 से बन रहा है, और इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बाय K1 प्लस K2, ठीक है, इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, सेम फॉर्मूला है, बस एक जगह चेंज आया है, ये K2 से बन रहा है एंड अपोज बाय K1 प्लस K2, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C आफ्टर टाइम T, ठीक है, नोट कीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूं जो पूछा जा सकता है वो लिखिए। ये अभी तक नहीं आया बेटा कभी कि B कितना रहेगा आफ्टर टाइम T, C कितना रहेगा, हाँ मतलब अभी तक ये मैंने जनरली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो, ठीक है। अब लिखिए परसेंटेज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब हम परसेंटेज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ब्रैकेट में मोल परसेंट, सेम स्टोरी, A गैस गिव्स B गैस रेट कांस्टेंट K1 से एंड C गैस बाय रेट कांस्टेंट K2।
अब आपको पता करना है कि इसमें B का मोल कितना परसेंट बनेगा और C का मोल कितना परसेंट बनेगा। तो अगर परसेंटेज ऑफ B आपसे पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ B, तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ B कितना बना? आप बताओगे सर मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, क्या कहते हो? परसेंटेज ऑफ B, ठीक है ना, मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ B, A तो नहीं है, A तो खत्म हो रहा है, सॉरी, B प्लस C बन रहा है ना साथ में, सॉरी, ठीक है। अब एक मिनट देखिए, अब इसको केयरफुली देख लीजिए, इंटू परसेंटेज है तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मोल ऑफ B किस पे डिपेंड करेगा? K1 पे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ B हो गया, K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ C क्या आएगा? C कितना बनेगा? परसेंटेज ऑफ C ये हो जाएगा मोल्स ऑफ C अपॉन मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय 100, और C बन किससे रहा है? K2 से, तो ये आ जाएगा K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। अब अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ B है ना, परसेंटेज ऑफ B या B का यील्ड ऑफ B भी कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ B अपॉन परसेंटेज ऑफ C, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा K1 बाय K2, आएगा कि नहीं? देख लो, परसेंटेज यील्ड ऑफ B, परसेंटेज को आप यील्ड भी कह सकते हो, इक्वल टू यील्ड ऑफ B बाय यील्ड ऑफ C। B और C कितने कितने बनेंगे? ये K1 और K2 पे डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना तेज प्रोसीड करेगा। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, एक ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है बेटा। पहले इसको नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर देखो अभी आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अब एक सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं पैरेलल रिएक्शन के लिए। लिखिए लेट इसमें आपको एक कंडीशन देता हूं, क्योंकि ग्राफ कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ग्राफ बनेगा, लेकिन ग्राफ बनाते कैसे हैं वो सीख लीजिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट K1 इक्वल टू सपोज 3K2। A से आपको K1 K2 पता है, A से हम B और C में जा रहे हैं, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2 है। A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। तो K1 इक्वल टू 3K2, यानी B की यील्ड ज्यादा बनेगी, 3 टाइम ज्यादा बनेगी। K1 इक्वल टू 3K2 है तो यील्ड तो ज्यादा आएगी ही आएगी। और सपोज आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2 मोलर, ये दिया जाएगा। A0 दिया हुआ है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर। तो आपसे अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ बना लेंगे। B जो है कितना बनेगा? B का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आफ्टर टाइम t? बताओ, B का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t देखते हैं। B का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t 3 टाइम्स है ना, मैं बताता हूँ। परसेंटेज यील्ड ऑफ B निकाल रहे यार, परसेंटेज यील्ड ऑफ B क्या होगा? B किससे बन रहा है? K1 बाय K1 प्लस K2, ठीक है ना, यील्ड ऑफ B। तो K1 कितना है बोलो? 3K2, 3K2 बाय ये कितना आ जाएगा बोलिए? 3K2 बाय K1 की जगह 3K2 4K2, तो ये कैंसिल हो गया। 3 बाय 4 यानी 0.75। यील्ड ऑफ B कितनी होगी? परसेंटेज नहीं, सिंपल 0.75 मोलर। और यील्ड ऑफ C कितनी होगी? यील्ड ऑफ C ऑफ कोर्स 100 है, नहीं तो 2 मोलर लिया है और 2 मोलर में से 0.75 ही आ रहा है ना, ये चेक कर लो जरा, है ना, 0.75 आ रहा है। B विल फॉर्म मोर, 75% तो B ही बनेगा। लेकिन एक सेकंड बेटा, ये किसका? 2 का 75% ना, 2 का 75% बनेगा, 1 थोड़ी लिया है उसको हमने, तो 2 का 75% कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। एक सेकंड रुको, जस्ट अ मोमेंट है। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 75% यील्ड आएगी, ऐसे कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ B
ये हो जाएगा 75%, यानी 2 का 75% बी बनेगा, और सी कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 यानी 25%, ठीक है। यील्ड ऑफ बी 75% ऑफ ए, एंड ये 25% ऑफ क्या बोलो ए, तो ये कितना बना बी 75% ऑफ 2, तो ये कितना आएगा देखो, 2 का 75% कितना आ जाएगा अराउंड 1.5, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन एंड ऑफ रिएक्शन पे 1.5 होगा मोलर, 1.5 मोलर, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.5 मोलर। बस हो गया काम, बना लो ग्राफ। ग्राफ बनाने में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, समझे कि नहीं। एंड ऑफ रिएक्शन पे, एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या सीन है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन ए नॉट बचेगा कुछ, जी नहीं, तो खत्म हो गया। अगर पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो ए मतलब 0 हो जाएगा। बी कितना बन रहा है 1.5 मोलर, और सी कितना बन रहा है 0.5 मोलर। लाओ ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको, ग्राफ कैसे बनेगा देखो ध्यान से। ये है आपका कंसंट्रेशन और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर लो बेटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये ग्राफ हमेशा एक जैसा है जरूरी है, रुक जाओ बताता हूँ। तो कंसंट्रेशन और टाइम पे ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने। मैक्सिमम कितना था ग्राफ 2 मोलर, 2 से शुरू करते हैं, 2, फिर 2 के बाद सीधे 1.5, तो थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, 1.9, 1.8 इस तरीके से कम कर लेते हैं, ठीक है। 2 के बाद मान लो आपका है 1.8, फिर है 1.6, फिर 1.4, फिर 1.2, देन 1.0, देन यहाँ थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेते हैं 0.5 एंड 0। ये सुनिएगा ध्यान से, जो आपका ए है वो शुरू में कितना था 2, और आफ्टर लॉन्ग टाइम एट द एंड यानी इनफाइनाइट टाइम पे ये 0 हो जाएगा, रफली मतलब 0 हो जाएगा। ये आपका कर सकते हैं इसमें भी लाके, क्योंकि 0 हो रहा है। और सुनिए, बी और सी शुरू में तो 0 थे बेटा, बी कहाँ पहुंच गया 1.5 पे, 1.5 अराउंड इधर होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी स्टोरी है बी की। ये बी जो है 1.5 मोलर बन जाएगा, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए लास्ट में 0 हो गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा यहाँ पे 1.5, वो आपने निकाला है, और कंसंट्रेशन ऑफ सी केवल 0.5। वाह स्टेडी स्टेट, तो यार मजाक हो गया। ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सी, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग क्वेश्चन, ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के ग्राफ देके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या क्वेश्चन देके ग्राफ पूछ लेगा, बट रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जे एडवांस्ड, ठीक है, आ गया समझ में। ए नॉट की जो वैल्यू होगी, ए नॉट की जो वैल्यू होगी, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, नोट, ये जो ए नॉट है पैरेलल रिएक्शन में आफ्टर टाइम टी किसके इक्वल हो जाता है बताओ। ए कितना बचा टाइम टी के बाद, प्लस बी कितना बना टाइम टी के बाद, प्लस सी कितना बना टाइम टी के बाद, लेकिन आफ्टर टाइम टी है। अब यहाँ पे एट t इक्वल टू इंफिनिटी जो है, t इक्वल टू इंफिनिटी जो है आपका, a तो खत्म हो जाएगा, a आफ्टर टाइम a तो 0 हो जाएगा, क्यों भाई, a आपका जो है 0 हो जाएगा, 0 एट द एंड ऑफ रिएक्शन, है ना, ठीक, a विल बी 0 एट द एंड ऑफ रिएक्शन, 0 एट द एंड ऑफ रिएक्शन। नोट कर लीजिए जरा, देखो फटाफट। और ये बी, इस क्वेश्चन में बी कितना आया था 3/4 ऑफ ए, 75% था ना, 3/4 ऑफ ए था, और ये कितना था, हाँ ये था 25%, ठीक है, यानी 1/4 ऑफ ए, ऐसे ही तो निकाला था आपने। टी इंफिनिटी की बात कर रहा हूँ, टी इंफिनिटी। देखिए इसको लिख दो, इक्वेशन 1 लिख दो या ऐसे लिख दो। अबव इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर, अबव इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर गिवन।
इफ स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर गिवन, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा बेटा। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड है जब स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जनरली, आपको तो एग्जामिनर के ऊपर है दिया है कि नहीं। दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, इक्वेशन 1 करके लिख दीजिए, नॉट वैलिड व्हेन, इक्वेशन इज नॉट वैलिड व्हेन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर गिवन। ठीक है, अगर दिए हों तो क्या होगा और कैसे निकालेंगे, आसान है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए गिव्स 2b, कोएफिशिएंट दे देता है मान लो, फॉर एग्जांपल ए गैस गिव्स 2b गैस एंड 3c गैस बाय पैरेलल रिएक्शन। इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2। अब आप देखना यहाँ पे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b क्या आएगा, बताओगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b ये आएगा बेटा 1/2 dB by dt equal to k1a, therefore dB by dt equal to 2k1a। अब ये नम कोएफिशिएंट आने लगे ना, यहाँ शुरू से सिखा रहा हूँ मैं, ये कोएफिशिएंट परेशान करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑल्सो 1/3 dC by dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए? k2a पे डिपेंड करेगा, एंड देयरफॉर dC बाय dt यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c विल बी इक्वल टू 3k2 इंटू a। चेक करो, सही है? और अगर ये सही है तो अब सोचो आप कि रेट कांस्टेंट कैसा आएगा। रेट कांस्टेंट सोचिए कि फाइनल रेट कांस्टेंट क्या आएगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें b बाय सी निकालोगे, dc बाय dt और d बाय dt, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ, पहले आपने देखा था जब हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं तो परसेंटेज यील्ड ऑफ b, अगर मैं बताऊं, या और जनरलाइज इक्वेशन बनानी है, जैसे मान लो a गैस गिव्स n1b, एक जनरल फॉर्मूला ही बना देते हैं ना, n2c, ये k1 है, ये k2 है। ठीक है, तो आपने देखा था हमने यील्ड निकाला था इसी से, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यील्ड ऑफ बी बाय यील्ड ऑफ सी क्या आया था, बोलो? k1 बाय k2 आया था कि नहीं? अब आ जाएगा k1 बाय k2 की बजाय, जब डिवाइड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, k1 बाय k2 की जगह n1 k1 बाय n2 k2, तो एक कोएफिशिएंट जो है वो इनटू हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालने जाओगे, जब कोएफिशिएंट दिया हो तो ध्यान रखिएगा b आफ्टर टाइम t एंड c आफ्टर टाइम t, एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना वो उड़ जाएंगे। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए आपको परसेंटेज यील्ड ऑफ b निकालनी है, तो ये होगा n1 k1 बाय n1 k1 प्लस n2 k2 इंटू 100। ये जैसे मैंने पिछले केस में आपको ये निकालना सिखाया था ना, वैसे ही है बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और परसेंटेज यील्ड ऑफ सी क्या आएगी, कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। परसेंटेज यील्ड ऑफ सी किससे बन रहा है, k2 से, n2 k2। अभी n2 k2 कहाँ से आ रहा है मैंने सिखा दिया, 2k1 n1 k1 ये 3k2 n2 k2 है ना, n2 k2 बाय n1 k1 प्लस n2 k2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सी का यील्ड हो गया। डिवाइड कर लो जरा b बाय सी, तो ये आ जाएगा, b बाय सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए? और जो ए नॉट होगा, जैसे यहाँ था ना BT और CT लिख दिया था अपन ने, एक और बात लिख लीजिए यहाँ पे, आप ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आफ्टर टाइम t, ए कितना बचा है, प्लस b बाय n1 है ना, b बाय n1, b कितना बचा है आफ्टर t बाय n1, और c कितना बचा है आफ्टर t बाय n2। ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन A2 0 हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा, तो आपका ये रहेगा b बाय BT बाय n1 प्लस CT बाय n2। नोट कर लीजिए। ये तो नहीं, लेकिन हाँ ये फॉर्मूले जरूर याद रखना है, उसको नोट करो बेटा। कैसे आया, छोटी छोटी डेरिवेशन है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली याद रखना है, वहाँ डेराइव करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब
मान लो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे सेम क्वेश्चन में, तो ये आपका चेंज होने लगेगा, है ना, चेंज होने लगेगा क्योंकि यील्ड चेंज होगी, ग्राफ का नेचर भी बदल जाएगा सेम। तो वो तो अब आपको एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि कैसी वैल्यूज देता है, बट काफ़ी हैवी चैप्टर लगता है केमिकल काइनेटिक्स, इवन दो एक्सप्रेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स आती है तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो कंसेप्ट सीखे, एक तो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे डील किया जाता है, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया, और ये वाला पार्ट तो पैरेलल रिएक्शन तो बहुत ही डिटेल में बता दिया। पैरेलल रिएक्शन का क्या मतलब है, पैरेलल रिएक्शन में यील्ड कैसे आती है। जैसे एक रिएक्शन बनाई हमने, मान लीजिए फिनॉल का, सपोज फिनॉल का नाइट्रेशन किया और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेजर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल K1 से बना और पैरानाइट्रोफिनॉल K2 से बना, तो ऑर्थो कितना बनेगा, K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100, समझ गए। और अगर कोएफिशिएंट नहीं है बैलेंस इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर सिंपल 1 मोल बन रहा है तो, अदरवाइज जितने मोल बन रहे हैं N1 इंटू K1 अपॉन N1 K1 प्लस इंटू K2 इंटू 100 और पैरानाइट्रोफिनॉल, और इससे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी यील्ड ज़्यादा आएगी। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ दे के भी क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जेईई एडवांस्ड में तैयार रहिए। हालांकि अब तक इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे बात नहीं हुई है, बट यू नेवर नो इन फ्यूचर कब एग्जामिनर क्या पूछ बैठे, है ना, आपसे क्या इंफॉर्मेशन गैदर करवा ले, यू नेवर नो। तो अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन बचता है फर्स्ट ऑर्डर में, वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये तो थी पैरेलल रिएक्शन। सीक्वेंशियल में क्या होता है, जैसे ए बी में गया तो सपोज बी भी सी में जा रहा है, ए किस में गया, बी, अब बी फर्दर सी में जा रहा है, तो अभी तक तो क्या होता था, ए से बी बना और हमने फटाफट सॉल्व कर लिया, वो बी की यील्ड पूछने लगता है, क्योंकि बी की यील्ड के बारे में जब वो बात करेगा तो बी ए से प्रोड्यूस होगा, रेट कांस्टेंट K1 से प्रोड्यूस होगा और K2 से डिके हो रहा है, तो K2 ऑब्जेक्ट कर रहा है बी की यील्ड को, है ना, और K1 सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पूछता है कि बी कितना है भाई, आफ्टर 10 मिनट 5 मिनट बी कितना बचा हुआ है, सी कितना बन गया, ए कितना बचा है, इन्फिनिटी पे ए खत्म हो जाएगा, बी का क्या सीन है ना, सी का क्या सीन है। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन। एक और कॉम्प्लिकेटेड केस इसमें बचा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कॉम्प्लिकेशन में। फर्स्ट है रिवर्सिबल, सेकंड आ गया आपका पैरेलल रिएक्शन, और थर्ड है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन नेक्स्ट मीटिंग में हम डेफिनेटली देखने वाले हैं, है ना। उसमें भी सेम है, इसी तरीके से फिर इंटीग्रेट करके रेट लॉ का इक्वेशन, आई मीन रेट कांस्टेंट का इक्वेशन डिराइव करना है, और सबसे ज्यादा यील्ड आफ्टर टाइम टी बी कितना बचा हुआ है, वो ए और सी से ज्यादा बी में इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई जो बन भी रहा है, डिके भी हो रहा है, तो वही तो ज्यादा फोकस होगा कि बी बचा कितना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, और उसके बाद का पोर्शन इजी है इस चैप्टर में, वो है रेट कांस्टेंट, जो आप लोग बार बार ये देख रहे हो। इन रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो लास्ट पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, कि रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है भाई। तो वो हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन से। एंड कैटलिस्ट तो हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया है। हाँ, कैटलिस्ट से रिलेटेड ग्राफ्स में इस चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप करता है कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फास्ट करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या है, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे SN1 SN2 के ग्राफ आप लोग बनाते हो, तो जैसे SN2 का ग्राफ या SN1 का ग्राफ बनाया आपने, तो ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं। तो अब हम इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या है, ये एकदम ऊपर आ गया है ना, फिर एकदम नीचे हो गया, फिर ऊपर जा रही, ये क्यों ऐसा कर्व आता है। अब तक तो ठीक है, ऑर्गेनिक में सिंपली हम सीख लेते हैं कि कैसे ये ग्राफ आएगा, ये इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट से, बट इस ग्राफ का मीनिंग है, उस मीनिंग को भी सीखेंगे हम लोग, है ना। तो आई थिंक 2 और 3 लेक्चर्स और हमको लगेंगे इसके सेक्शन को कंप्लीट करने में, ओके। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, तो हम उसको उससे सॉल्व करेंगे। 1-2 छोटे लॉजिक्स और हैं, वो बता दिए जाएंगे आपको सेपरेटली, ओके। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा।
सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. सी यू सून वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.